नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, पंजाब में अभिनेता दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज को लेकर बड़ा विवाद चल रहा है। इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया है। इस फिल्म में पंजाब में आतंकवाद के दौर में उन लोगों की कहानी बताई गई है जिनका अपहरण कर उन्हें मार दिया गया। मानवाधिकार कार्यकर्ता भाई जसवंत सिंह खालड़ा के संघर्ष पर आधारित इस फिल्म में दिखाया गया है कि सच को उजागर किया गया तो उनका भी एनकाउंटर कर दिया गया। यह फिल्म पंजाब के एक तरफा जुल्मों को बयान करती है कि कैसे निर्दोष लोगों का पुलिस ने अपहरण कर एनकाउंटर कर दिया, लेकिन फिल्म में यह नहीं दिखाया गया कि कैसे खालिस्तानी आतंकियों ने हजारों निर्दोष हिंदुओं को मार डाला। और यही नहीं, पंजाब के आतंकवाद पर जितनी भी फिल्म बनी है उनमें से किसी में भी आतंकी सरगना जर्नैल सिंह भिंडरवाला पर कोई फिल्म नहीं बनाई गई, बल्कि जो फिल्में बनी हुई हैं उसमें उसका जिक्र तक नहीं है कि कैसे उसने पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश की मदद से सर्वाधिक पवित्र माने जाने वाले स्वर्ण मंदिर पर कब्जा कर लिया था। सेना के अभियान में भिंडरवाला और उसके साथी आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया था। इस पक्ष को न सिर्फ बैन की गई मूवी सतलुज ने छुपाया है, बल्कि जितनी भी मूवी इससे पहले बनी है उनमें से किसी ने भी इस बात का जिक्र तक नहीं किया है। मुसलमान शासक नादिर शाह ने जिस तरह हिंदुओं का कत्लेआम किया था, उसी तरह खालिस्तानी आतंकियों ने पंजाब में हिंदुओं की खून की नदियां बहा दी थी। चुन चुन कर हिंदुओं को गोली से भूना था। इस पर कोई मूवी नहीं बनी। इस मुद्दे पर फिल्मकारों को सांप सूंघ जाता है। ये सारे के सारे डरपोक हैं जिन्हें हिंदुओं का नरसंहार पंजाब में दिखाई नहीं दिया, जिन्हें आतंकियों की काली करतूतें दिखाई नहीं दी। 1981 से 1992 के बीच खालिस्तानी आतंकी संगठनों ने निहत्थे नागरिकों के खिलाफ सुनियोजित खून खराबा किया। बाजारों, बसों, ट्रेनों, मंदिरों, गांवों और घरों तक को निशाना बनाया गया और हजारों बेगुनाहों की जान ले ली। ह्यूमन राइट वॉच की रिपोर्ट बताती है कि आतंकी संगठनों ने सिर्फ पुलिस या सरकारी अधिकारियों को ही नहीं मारा, उन्होंने जानबूझकर निहत्थे नागरिकों को निशाना बनाया। बाजारों में अंधाधुंध फायरिंग की गई, हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया, सरकारी कर्मचारियों की हत्या हुई, पत्रकारों को धमकाया गया, पुलिस वालों के परिवारों तक को नहीं छोड़ा गया। यानी आतंक का मकसद सिर्फ हत्या नहीं था, मकसद था पूरे समाज में डर पैदा करना। मार्च 1992 में AK-47 राइफलों से लैस 4 सिख आतंकियों ने लुधियाना शहर में अंधाधुंध गोली चलाई, जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पंजाब में हिंदू होना अपराध बन गया था। हजारों हिंदू परिवारों के लिए उस दौर में सिर्फ उनकी पहचान ही उनकी मौत की वजह बन गई थी। नवंबर 1990 की शाम 7:30 बजे AK-40 राइफलों से लैस 4 लोगों ने अमृतसर जिले के अंतर्गत इस्लामाबाद के व्यस्त बाजार में गोलियों से 12 लोगों की हत्या कर दी। इस हमले की जिम्मेदारी खालिस्तानी कमांडो फोर्स ने ली थी। दिसंबर 1992 में चंडीगढ़ जा रही एक सरकारी बस को जालंधर जिले के जगरांव तहसील के सिंधवा खुर्द इलाके में खालिस्तानी लिबरेशन फ्रंट के 6 उग्रवादियों ने रोक लिया। उन्होंने हिंदू यात्रियों को सिखों से अलग खड़े होने को कहा। इसके बाद उन पर AK-47 से सैकड़ों गोलियां चलाई गई, जिसमें 16 लोग मारे गए और 9 घायल हो गए। पंजाब में आतंकवाद के चरम पर होने के दौरान नवंबर 1986 में होशियारपुर जिले के खुड्डा गांव के पास एक बस में 24 हिंदू यात्रियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 15 जून 1991 को रात करीब 9:30 बजे बंदूकधारियों ने लुधियाना के बाहर रुकी 2 ट्रेनों के अंदर गोलियां बरसा दी, जिसमें कम से कम 75 यात्री मारे गए। एक ट्रेन में हिंदुओं की पहचान करके उन्हें गोली मारी गई, वहीं दूसरी ट्रेन में बिना देखे अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, जिसमें हिंदुओं के साथ साथ कई सिख भी मारे गए। यह हमला उन समूहों ने किया था जो 22 जून को होने वाले चुनावों के खिलाफ थे। यह सिर्फ हत्याएं नहीं थी, यह पूरी आबादी को डराकर पलायन कराने की रणनीति थी, और ऐसा हुआ भी। नामधारी समुदाय लंबे समय से अलग धार्मिक पहचान रखता है और उसने उग्रवाद का समर्थन नहीं किया। इस वजह से उसके कई लोग आतंकियों के निशाने पर आए। पंजाब के उस दौर के अनेक दस्तावेज बताते हैं
कि जो भी अलग सोच रखता था उसके लिए गद्दार का ठप्पा काफी था। ह्यूमन राइट वॉच की रिपोर्ट भी साफ कहती है कि सरकार का सहयोगी समझे जाने वाले सिखों और विरोध करने वालों की चुन चुन कर हत्या की गई। उग्रवादियों ने 1991 और 1992 में पंजाब के चुनावों को रोकने के लिए हिंसा और धमकियों का सहारा लिया था। 1991 में भारत सरकार ने राज्य में विधानसभा चुनाव कराने का फैसला किया था ताकि राष्ट्रपति शासन यानी दिल्ली का 5 साल का जो सीधा शासन है वो खत्म हो सके। उग्रवादियों ने चुनाव के बहिष्कार का आदेश दिया। उनका कहना था कि वोट डालने से भारत शासन सही साबित हो जाएगा और एक अलग देश बनाने की सिखों की कोशिशें कमजोर पड़ जाएंगी। इस दौरान भारी हिंसा हुई जिसमें 24 उम्मीदवारों की हत्या कर दी गई, जिसके कारण भारत सरकार को 1991 के चुनाव रद्द करने पड़े। अगले साल 19 फरवरी 1992 को फिर से चुनाव तय हुए। सिख उग्रवादियों ने फिर एक बार बहिष्कार की बात कही और हिंसा की धमकी दी। कुछ राजनीतिक दलों ने भी चुनाव से दूरी बना ली। आम दिनों के मुकाबले सिर्फ 1/4 उम्मीदवार मैदान में उतरे और जो चुनाव लड़ रहे थे उन्हें अपनी जान का डर था। पत्रकार भी टारगेट पर थे। सिख उग्रवादियों के निशाने पर पत्रकार भी रहे। विशेष रूप से हिंद समाचार समूह, जिसका बहुत बड़ा अखबार है पंजाब केसरी, इनका मुख्य निशाना बना था। 1981 से फरवरी 1991 के बीच उग्रवादियों ने इस अखबार समूह से जुड़े 60 लोगों की हत्या कर दी, जिसमें ज़्यादातर पत्रकार थे। 22 नवंबर 1990 को सिख पंथिक कमेटी ने प्रेस के लिए कुछ नियम जारी किए। इसके तहत सभी पत्रकारों को सिख अलगाववादियों को आतंकवादी, चरमपंथी या उग्रवादी न कहकर मिलिटेंट, फ्रीडम फाइटर या मुजाहिदीन कहना जरूरी था और पंजाब को खालिस्तान लिखना था। उन्हें धमकी दी गई कि यदि ये सब नहीं माना गया तो ऐसी सजा दी जाएगी जो हमेशा याद रखेंगे। 1992 में एक बड़े उग्रवादी नेता की मौत के बाद उग्रवादियों ने पुलिस के परिवारों से बदला लेने का कैंपेन चलाया था। इसमें बच्चों समेत दर्जनों लोग मारे गए थे। इस बदले का मकसद पुलिस का मनोबल तोड़ना और उग्रवादियों के खिलाफ मिली कामयाबी के एहसास को खत्म करना था। रिपोर्ट बताती है कि जिन सिख नेताओं ने समझौते की बात की, चुनाव लड़ने की हिम्मत दिखाई या सरकार के साथ काम किया, उन्हें भी मार दिया गया। इंडिया टुडे मैगजीन में छपी 1992 की एक रिपोर्ट के अनुसार पंजाब में आतंकवाद के दौर में महिलाओं का यौन शोषण, यौन आतंक उन पर स्थापित किया गया और उसको सेक्सुअल टेररिज्म का शिकार होना पड़ा। उग्रवादियों ने बंदूक की नोक पर कई युवा लड़कियों का अपहरण किया, उनके साथ बलात्कार किया और जबरन शादी की। आतंकवादी इन शादियों का इस्तेमाल पुलिस की जांच से बचने और समाज में अपनी हरकतों को सही ठहराने के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में करते थे। क्या सतलुज के सिर्फ एक किनारे की कहानी काफ़ी है जो इस सतलुज फिल्म में बताई गई है? पुलिस की कथित फर्जी मुठभेड़ों की जांच होनी चाहिए। जसवंत सिंह खालड़ा को न्याय मिलना चाहिए। जिन परिवारों के लोग गायब हुए हैं उनकी पीड़ा को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन क्या इसके साथ उन हजारों परिवारों को भी याद नहीं किया जाना चाहिए जिनके पिता बस से उतरकर मार दिए गए, जिनके बच्चों ने अपने पुलिस अधिकारी पिता के साथ मां को भी खो दिया, जिन पत्रकारों ने न सिर्फ खबर लिखने की जान से धोकर अपनी कीमत चुकाई, जिन सिख नेताओं ने आतंकवाद का विरोध किया और मारे गए? अगर एक कहानी ही सुनाई जाएगी और दूसरी छिपा दी जाएगी तो दोस्तों इतिहास अधूरा ही रह जाएगा। तो दोस्तों, आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा? प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को शेयर करना नहीं भूलें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।